तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में सर। और जैसे कि आपको याद रहेगा सर, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है हमारा जो है स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स वाला पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म किया था कि हम लोग को अगर हमारे धंधे को बंद करना है तो हम लोग किस वजह से करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी। अगर हमको धंधे को बंद करना है तो उसकी भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज रहती है ना। तो वो स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने कल के लेक्चर में जो है यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म की थी, जिसके अंदर अपन ने डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी देखी थी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी देखी थी, है ना। तो ये सारी स्ट्रैटेजी अपन उसने उस लेक्चर के अंदर जो है अपन ने जो है डिस्कस किया। और स्ट्रैटेजिक एग्जिट वाला पार्ट अपन ने ख़त्म किया, है ना। रीजन देखिए कि किन रीजंस की वजह से हम लोग जो है डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे, है ना, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे। उधर अपन ने मल्टीपल क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हुए देखे। यहाँ पर सर आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो नया टॉपिक रहेगा स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस का नया टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता है अपन पिछले लेक्चर का जितना भी किया गया हुआ पार्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लेते, है ना। तो क्विकली मैं आपको स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स वाला पार्ट जो है यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें जो है एक बार याद आ जाए। और उसके बाद अपन आगे जो है अपने स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस वाले पार्ट के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट अपना जो है यहाँ पे जो है अपना टॉपिक है स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, उसके बाद चैप्टर 4 जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो उसके लिए भी अपने को भी 2-3 लेक्चर लगने वाले हैं। यहाँ पर सर स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स के अंदर सर अपन ने देखा करके अपन स्ट्रैटेजिक एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि अपन लोग अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं। या तो पूरे बिजनेस को बंद कर रहे हैं, या तो किसी बिजनेस के डिवीजन को बंद कर रहे हैं, है ना। कोई फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ जो हमारे लिए लॉस मेकिंग है, जो हमारे लिए काम नहीं कर रही, उसको अपन जो है यहाँ पे बंद कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन ने देखा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी हमारे पास एक आती है। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी भी होता है। उसके बाद एक दूसरी स्ट्रैटेजी आती है डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी, है ना। टर्न अराउंड और रिट्रेंचमेंट एक ही पार्ट है, एक ही नाम है, अल्टरनेटिवली आप यूज़ कर सकते हो। और डाइवर्समेंट एक अलग स्ट्रैटेजी हो गई। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के अंदर सर अपन ने देखा कि क्या रीज़न होते हैं, किन रीजन की वजह से अपने को टर्न अराउंड जो है करना पड़ता है। बेसिकली कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप टर्न अराउंड करोगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि सर्कमस्टेंसेस क्या रहेंगे, क्या इंडिकेशंस में आपको मिल रहे होंगे, जिससे आपको देख करके पता लग जाए कि आपको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को जो है अभी यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका जो है कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो रखा होगा। दूसरा आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कम्पिटेटिव नहीं होगा, अनकम्पिटेटिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस आपकी जो भी रहेगी वो कम्पीट नहीं कर पा रही है मार्केट के अंदर। जो भी आपके कस्टमर्स है वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स इतने खरीद नहीं रहे, आपके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे, आपका मार्केट शेयर जो है कम हो रहा है। उसके बाद आपकी फिजिकल फैसिलिटीज जो है डिट्रॉयट हो रही है, यूजफुल लाइफ खत्म हो रही है, आप अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपके पास पैसा वगैरह का शॉर्टेज चल रहा है, कैश फ्लो नहीं है, तो आप इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो वो आपका एक दिक्कत आ रही है। ओवर स्टाफिंग कर रखा है आपने, ज़्यादा एम्प्लॉय आपने जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर रखे हैं, उनको आपको ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक वो दिक्कत आ रहा है। हाई टर्नओवर, आपका एम्प्लॉय लोग आ रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक तरीके से जो है चीज़ों को जो है आप जो है यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसकी वजह से वो लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जा रहे हैं। उनका मॉरल काफ़ी लो है, बस आ रहे हैं 9 to 5 का जॉब समझ के अपना आकर के बस उसको फॉर्मेलिटी करके जो है यहाँ पे ख़त्म कर रहे, है ना। कोई भी खास उनका यहाँ पे इंटेंशन नहीं है कि यार उनको अपना मन लगा करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट वगैरह करना है। जस्ट आ रहे, टाइम पास कर रहे, निकल रहे। ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, यानी कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगर ये सारे इंडिकेशन 6 इंडिकेशन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको जो है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की तरफ जो है यहाँ पे जाना चाहिए है। उसके बाद सर आपका आता है सर स्टेजेस क्या रहेंगे। अभी मेरे को टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी जो है अडॉप्ट करनी है, क्या मेरे को स्टेजेस रहेंगे, क्या क्या चीज़ें मेरे को जो है टर्न अराउंड के अंदर करना पड़ेगा। तो 4-5 यहाँ पे स्टेजेस है, जिन स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपको टर्न अराउंड करना है। तो सबसे पहला स्टेज आपका है कि आपके प्रॉब्लम को असेस करो, आप आपके प्रॉब्लम को ढूंढो, उसके रूट कॉज तक पहुंचो, देखो करके क्या रीज़न है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ करके यार कैश फ्लो मेरा नेगेटिव है, तो एक मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, इसको ढूंढो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों मेरा कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है, क्यों मेरा कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है, क्यों मैं जो है हमारे कैश फ्लो पॉजिटिव में क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि पैसा आ क्यों नहीं रहा है हमारे बिजनेस में, हम लोग प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हैं अच्छा खासा। उसका रीज़न आइडेंटिफाई करो, उसका रूट कॉज पता करो, है ना। उसका क्या करो, रूट कॉज यहाँ पे जो है आप क्या करो, पता करो। दूसरे स्टेज के अंदर आप क्या करो, दूसरे स्टेज के अंदर आप आपकी सिचुएशन को देखो, क्या सिचुएशन है, एनालाइज करो कि क्या आपके लिए वाइबल है कि आपने टर्न अराउंड करना चाहिए, है ना। आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपने आपके रिसोर्सेज वगैरह का जो भी है वो आपको लगाने चाहिए, अपना टाइम इन्वेस्ट आपने करना चाहिए, या फिर मतलब फ़ायदा ही नहीं है। अगर फ़ायदा ही नहीं है उसको कुछ स्ट्रैटेजी टर्न अराउंड वगैरह करके, तो फिर आप क्या करो, आप डाइवर्समेंट की तरफ जाओ, है ना। आप टर्न अराउंड क्यों कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है हाँ फ़ायदा है, टर्न अराउंड करेंगे, हो सकती है चीज़ें बेटर बन सकती है, अगर आपको लग रहा है वैसी सिचुएशन है, तो आप जो है उसके अंदर आपका टाइम रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें इन्वेस्ट करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना। तो एनालाइज करो आपकी सिचुएशन को और एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ, है ना। इससे पहले आप कोई भी क्या करो, मेजर चेंज करो, ये डिटरमाइन करो कि बिजनेस के सर्वाइवल के चांसेस कितने, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो करके आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं करेगा तो फिर इतना टाइम एफर्ट वगैरह लेना ही क्यों, डाइवेस्ट कर लो, खत्म करो, उस बेच दो, पूरे बिजनेस को ही खत्म करो, बंद करो, है ना। टर्न अराउंड
यानी कि आप क्या कर रहे हो, टर्न अराउंड के अंदर आप जो है वापिस से जो है चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हो, प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे आप एफर्ट लगाओगे। डाइवर्समेंट के अंदर आप कुछ नहीं करते हो, डाइवर्समेंट के अंदर आप सीधा धंधा बंद करके निकल जाते हो, धंधा बेच देते हो आप, आपका बिजनेस को आप खत्म करते हो। सी फॉर एग्जाम्पल देते हैं फिर से आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आपके जो है हम लोग देखते हैं करके ऑयल एंड नेचुरल गैस का बिजनेस है, रिटेल एक सेगमेंट है उनके पास, स्मार्ट बाजार वगैरह वाली चेन उन्होंने रिसेंटली जो है यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है, तो एक रिटेल का चेन हो गया, फिर उनका टेलीकॉम का एक बिजनेस हो गया, है ना। तो रिलायंस यहाँ पे देख रहा है करके यार जो मेरा रिटेल वाला बिजनेस है ना, रिटेल वाले बिजनेस के अंदर मेरे को कुछ खास प्रॉफिट बन नहीं रहा है ना, पैसा आ नहीं रहा है, बस पैसा जाया जा रहा है, कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है वहाँ पे। तो रिलायंस ने कोशिश की ये उसका रीज़न पता करने के लिए, भाई ये प्रॉब्लम अपने को फेस हो रही है, नेगेटिव कैश फ्लो अपने को देखने को मिल रहा है, बट ये क्यों मिल रहा है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। ये रीज़न उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो लोग रूट कॉज तक पहुंच गए। अब रूट कॉज तक पहुंचने के बाद वो लोग ये देख रहे करके यार क्या इस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कर सकते हैं, अगर हमने इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया तो क्या हम लोग प्रॉफिट वापस बना सकते हैं। ये उनको अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या उनके पास कैपेबिलिटीज़ है, क्या उनके पास रिसोर्सेज है जिससे वो अपनी सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। अगर बेटर बना सकते हैं, अगर आंसर हाँ आ रहा है, तो वो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे और टर्न अराउंड करेंगे। अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार, अगर हम लोग एफर्ट भी लेते हैं उसके बाद भी हम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना, हम लोग वापस से अपना जो है प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, हमारा नेगेटिव कैश फ्लो ही रहेगा, तो फिर आप क्या करते हो, बिजनेस को यहाँ पे जो है पूरा का पूरा बेच देते हो, खत्म करते हो, उस बिजनेस से एग्जिट ले लेते हो, यानी कि आप डाइवेस्टमेंट कर लेते हो, ठीक है ना। तो डाइवेस्टमेंट और टर्न अराउंड में ये दिक्कत, ये फर्क है कि टर्न अराउंड के अंदर आप जो है बिजनेस को जो है बंद नहीं करते हो, आप देखते हो प्रॉब्लम क्या आ रही है और प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना, वो आ गया आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। डाइवेस्टमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, डाइवेस्टमेंट के अंदर आप ऑल टुगेदर उस बिजनेस से ही अलग हो जा रहे हो कि भैया ये बिजनेस में अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे से ठीक हो नहीं सकती है, बिजनेस मैं कर नहीं सकता, खत्म करो भाई, इस बिजनेस को बंद करो, है ना, वो डाइवेस्टमेंट हो गया। डाइवेस्टमेंट में आगे आएंगे, ये तो जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, आई होप आपने पिछले लेक्चर अच्छे से देखे, अगर अच्छे से देखे तो ये सारे कंसेप्ट आपको जो है याद होंगे। उसके बाद सर आपका जो है हम लोग ने क्या बोला करके, आप जो है आपके चांसेस सेकंड स्टेज पे हम लोग है, सेकंड स्टेज पे हम लोग अपने सिचुएशन को एनालाइज करके जो है स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं। अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के जो चांसेस है उसको जो है डिटरमाइन कर रहे हैं कि सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके बेसिस पे अपन एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान को अपने को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है सर। फाइनली इस तीसरे स्टेज पे जैसे कि मैंने बताया प्लान को अपने को एग्जीक्यूट करना है, तो अपन अपने उस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बेसिस पे अपन आगे जो है अपना जैसे भी प्लान अपन ने बनाया रहेगा वो प्लान अपन ने बना लेंगे। प्लान मतलब प्लान अपन ने दूसरे स्टेज के अंदर बना दिया, तीसरे स्टेज के अंदर बस अपन इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको। चौथे स्टेज के अंदर सर सारे बिजनेस का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होगा, आप आपके वापस से कैश फ्लो प्रिपेयर करोगे कि भाई कहाँ से पैसा आना है, किसको पैसा देना है, कौन से एसेट्स अपने को बेचने पड़ेंगे, कौन से एसेट्स अपन अभी भी अपने पास रखने कंटिन्यू करेंगे, कौन सी डेट्स अपने को पे ऑफ करनी है, कौन सी डेट्स आगे भी कंटिन्यू होने वाली है ना, प्रॉफिट वगैरह कैसे बनेगा, प्रॉफिट कितना बनेगा, वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे, समझोगे। आपके स्टेज 4 के अंदर सारी चीज़ें आपके पूरे बिजनेस को आप अच्छे से फिर से रिस्ट्रक्चर करोगे, जो भी आपको लग रही थी दिक्कतें थी उनको आप जो है चौथे स्टेज के अंदर फाइनली पूरी तरीके से ठीक करके खत्म कर रहे हो। पांचवें स्टेज के अंदर सर आप आपके नॉर्मल पे आ जाओगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो ठीक हो जाएगी, एंड आपका जो नॉर्मल आपने सोचा था जिस तरीके से आप बिजनेस को चलाओगे वैसे आप चलाना जो है शुरू कर चुके रहोगे सर। तो मेरे ख्याल से टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का आपके 2 क्वेश्चन आपको क्लियर रहेंगे कि क्या इंडिकेशन है, क्या कंडीशन है जिसके अंदर आपने टर्न अराउंड करना चाहिए, क्या स्टेजेस रहेंगे टर्न अराउंड के। और आपका जो है अभी तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है आप देखो देखने को मिल रहा है कि भाई टर्न अराउंड की कुछ कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मेरे को यहाँ पे जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये रहेगा कि आपके टॉप मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। हो सकता है टॉप मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, सही तरीके से स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहा हो, है ना, कुछ उधर कैपेबल लोग नहीं होंगे, इनकेपेबल लोग होंगे, है ना, अपने को वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अब अपने को टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते वक्त उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं क्या वो सही से अपना काम कर रहे हैं, है ना, क्या वो अपना 100% दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें देख करके अपने को टॉप मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अपन को क्या करना पड़ेगा सर, अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है अपने जो है यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, एक अच्छा अपने को ट्रस्ट वर्दी बिजनेस यहाँ पे बनाना है कि अगर हमारा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे तो उसको जो है यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर मेरे को इसके पीछे की जो सर्विसेज है वो अच्छी नहीं मिलेगी। सारी चीज़ों को आपको जो है अपना जो है यहाँ पे अच्छा रखना है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो यहाँ पे नींव है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे रखना है। उसके बाद जितने भी आपके एक्सटर्नल प्रेशर्स आपके आ रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर कह लो, कस्टमर का प्रेशर कह लो, है ना, आपके कंप्यूटर का प्रेशर कह लो, जो भी आपको एक्सटर्नल प्रेशर आ रहे हैं उसको आपको सही तरीके से मैनेज करना है, समझना है, और उसको उसके हिसाब से जो है वहाँ पे डील करना है। आपको आपके जो है यहाँ पे अच्छे से जो है आपके एम्प्लॉय वगैरह जो है उनको कंपनसेट करना है, उनको पे ऑफ करना है ना, उनको आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे पे ऑफ करना है कि भाई वो लोग आ रहे, काम कर रहे, अपना यहाँ पे मेहनत कर रहे, तो आप सही तरीके से उनको यहाँ पे जो है क्या करोगे,
सही तरीके से आप उनको यहाँ पे कंपनसेट नहीं करोगे तो वो अपना अच्छे से काम नहीं करेंगे। ऊपर अपन ने देखा ना एक अपने पास दिक्कत ये भी थी कि उनका मोरल डाउन हो चुका है। तो मोरल हो सकता है आप उनको सही तरीके से पैसे नहीं दे रहे हो, काम ज़्यादा करवा रहे हो, पैसे कम दे रहे हो, तो उनका मोरल डाउन हो रखा है, उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, है ना। उनकी काम करने की इच्छा कब होगी, जब आप जितना काम करवा रहे हो उतने हिसाब से आप उनको पैसा भी दे रहे हो, है ना। तो उनको आप अच्छे से पैसा दो, उनको अच्छे से आप कंपनसेट करो, कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करो, रेवेन्यू अच्छे से अपना जो है यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। असेट को जो भी तुमको लग रहा है करके, अगर तुम्हारा कोई एसेट तुमको लग रहा है करके यार ये मेरे कुछ इतना कुछ खास काम का है नहीं, तो उसको बेच करके कैश अपने पास लेकर के आ जाओ, बिकॉज कैश की तुम्हारे पास अभी कमी है ना। एसेट्स वगैरह तुम्हारे पास है, तुमको लग रहा है यार अभी तुम्हारे एसेट काम का नहीं है, बहुत टाइम तक तुमने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, अब उसको बेचना सही रहेगा, तो उसको बेच करके कैश जो है अपने पास जो है यहाँ पे कैश जो है अपने पास यहाँ पे लेकर के आ जाओ। बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन अपना अच्छा करो, है ना। अंदर का जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन रहेगा वो तुम लोग अच्छे से करो। उसके बाद सर यहाँ पे अपना जो है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अपन ने इतना कल के लेक्चर में उससे पहले लेक्चर के अंदर अपन ने टर्न अराउंड देखा था, कल के लेक्चर के अंदर अपन ने डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी के लेकर के बात किया। लेकिन ऑल टुगेदर जो स्ट्रेटेजिक एग्जिट वाला पार्ट है, मैं एक बार आपको फिर से जो है यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद सर अपन ने कल के लेक्चर के अंदर डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी देखी। डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी का मैंने आपको फर्क बता दिया, क्या टर्न अराउंड और डाइवर्समेंट के अंदर फर्क है। एक बिजनेस है, एक बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को अगर मैं ठीक कर सकता तो मैं टर्न अराउंड करूंगा, अगर उस प्रॉब्लम्स को मैं ठीक नहीं कर सकता तो मैं डाइवेस्टमेंट की तरफ जो यहाँ पे बढ़ूंगा। सर डाइवेस्टमेंट के अंदर मैं बेसिकली उस धंधे को बंद कर दूंगा, बेच दूंगा, बस मेरे को धंधे से बस अलग होना है ना। वो मैं उसको कंप्लीटली बंद कर दूँ, किसको बेच दूँ, है ना, वो कैसे भी हो सकता है, बट आपको जो है वो क्या करना है सर, उस बिजनेस से जो है अलग होना है। तो आप क्या करोगे, डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी की तरफ जाओगे। आपका कोई एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट हो गया, जैसे कि आपके रिलायंस के लिए एसबी हो गया, उसका रिटेल वाला सेगमेंट, है ना, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बिजनेस है, अपना चल रहा है ना। आपका कॉन्ग्लोमेरेट बन रखा है, बाकी किसी बिजनेस से रिलेट नहीं करता है, वो अपना अंडर इंडिपेंडेंट सेपरेट एक बिजनेस चल रहा है। वो आपने एक बिजनेस को जो है यहाँ पे बंद कर दिया, उससे आपने वेज अपने अलग कर दिए, है ना। कोई आपका जो है यहाँ पे जो है प्रॉफिट सेंटर हो गया, कॉस्टिंग में भी अपन पढ़ते हैं कि आपका एक कोई प्रॉफिट सेंटर हो गया, एक आपका अलग से एक पूरा बिजनेस रहेगा, उसको आपने जो है बंद कर लिया। कोई एक अलग से आपका डिवीजन रह गया, उसको आपने बंद कर दिया, तो आपका जो है आप उस सिचुएशन में डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी को जो है पे अडॉप्ट कर रहे हो। डाइवर्समेंट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। यहाँ पे आप क्या करते हो, रिहैब में जाते हो, थोड़े टाइम के लिए आप उस बिजनेस से दूर हो जाते हो, है ना। हो सकता है करके आप जो है रिलायंस जो है रिटेल का बिजनेस नहीं कर पा रहा, उसने उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नोटिस की हुई है कि यार ये इसके अंदर प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम अपन अभी जो है ठीक नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए इसको किसी और को चलाने के लिए दे देते, बाद में मन किया तो अपन जो है इसमें वापस जाएंगे। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल तो रिलायंस का एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। रिलायंस भी अगर आपको याद रहेगा तो पहले भी रिलायंस के स्टोर्स होते थे, बहुत पहले रिलायंस फ्रेश करके उसके स्टोर रहते थे। जैसे कि बिग बाजार रहता था ना पहले, बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश कंपटीशन चलता था इनका, है ना। तो रिलायंस फ्रेश जो है इतना चल नहीं पाया, रिलायंस फ्रेश वालों ने देखा करके यार अपन रिलायंस फ्रेश अच्छे से चला नहीं पा रहे, है ना। तो एक काम करते हैं अपन इस पूरे इंडस्ट्री से जो है एग्जिट ले लेते हैं, इस बिजनेस से अपन एग्जिट ले लेते हैं। तो बहुत टाइम पहले रिलायंस ने फिर अपना रिलायंस फ्रेश का जो उनका रिटेल का स्टोर चलता था, पूरा रिटेल स्टोर का जो चेन था, वो पूरा का पूरा उन्होंने बंद किया, है ना। अब मुकेश भाई ने वापस से उसके अंदर एंट्री ली, बिग बाजार को अक्वायर किया, वापस से रिटेल स्टोर के अंदर एंट्री ली, है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम नोटिस किए रहेंगे जो कि उनको लग रहा होगा करके यार ये अभी अपने से ठीक नहीं हो पाएगी, तो उधर उस टाइम पे उन्होंने डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी का जो है अपनाया। अब वो लोग उन्होंने थोड़ा टाइम रिहैब लिया, थोड़े टाइम तक उस बिजनेस से दूर रहे, समझा अच्छे से, पूरा अपनी स्टडी वगैरह की। उसके बाद वापस से जो है उसके अंदर वापस जो लोग वो लोग जो है यहाँ पे वापस से मार्केट के अंदर एंटर किए, बिग बाजार को यहाँ पे अक्वायर किया, और वापस से वो रिटेल वाला बिजनेस जो है अपन ने उन्होंने जो है वापस से शुरू किया, है ना। तो इधर आप बोल सकते हो कि रिलायंस ने जो है एक डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी जो है अपनाई। पहले रिलायंस फ्रेश को जो है बंद किया, थोड़े टाइम के लिए उससे दूर रहे, और अब वापस से उसी बिजनेस के अंदर उन्होंने एंट्री ले ली। वापस से जो है अपना जो बिग बाजार का पूरा जितना भी पूरा चेन था उसको अक्वायर करके जो है अभी स्मार्ट बाजार रिलायंस के इसके अंदर नाम की ब्रांड नेम के अंदर लेकर के आए, और अब वो लोग जो है वहाँ पे वापस से बिजनेस करना उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो अपन बोल सकते हैं रिलायंस ने जो बीच में जो वहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाई रिलायंस फ्रेश के साथ में, वो उन्होंने डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लगाई वहाँ पे, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही रहेगी। वापस से मैं एक बार डिटेल में एकदम डीप में इसको जो है वापस से समझा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है चांसेस है कि इस टाइम जो है इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है सितंबर या फिर जैन 25 के अंदर में, या फिर कोई भी मतलब कॉमन पॉइंट से अच्छे से समझ में आनी चाहिए, किसी भी अटेम्प्ट में जो है पूछा जा सकता है। तो इसके बाद अपन जो है सर यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन अपने पास आता है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि यार आपका जो डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी है, इसके रीज़न क्या रहेंगे, क्या रीज़न रहेंगे जिन रीजंस के चलते आपको जो है डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी की तरफ जो है जाना पड़ेगा। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपने एक बिजनेस को अक्वायर किया, है ना, आपने एक बिजनेस को अक्वायर किया, लेकिन वो बिजनेस को आप चला नहीं पाए, है ना। इट प्रूव टू बी अ मिसमैच, आप जो है उसको चला नहीं पाए, एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी। रिलायंस ने से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करा, रिटेल का जो बिग बाजार वाला जो यहाँ पे पूरा जो चेन था उसको अक्वायर किया, है ना। कोशिश करी कि अपने बाकी जो बिजनेसेस है उनके साथ इंटीग्रेट कर सके, बट वो इंटीग्रेशन वहाँ पे हो नहीं पाया, है ना। रिलायंस आपके जो यहाँ पे रिटेल का बिजनेस है उसको अच्छे से चला नहीं पाया। तो ऐसे सिचुएशन में उसको जो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज उसने जो बिजनेस अक्वायर किया उसको वो चला नहीं पाया,
है ना, और अपने जो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो था उसके पास बिजनेस का, उसके साथ उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाया, है ना। बाकी बिजनेसेस तो अच्छे से चला पा रहा है ना, ये वाला बिजनेस अच्छे से वो चला नहीं पा रहा है, तो इट प्रूव टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी के ब्रांड नेम के अंदर वो आ नहीं पा रहा है, कंपनी इसको चला नहीं पा रही है, मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे बात बन नहीं रही है, तो इसलिए हमको उसको जो है वहाँ पे जो है यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा, उससे अपने को अपने वेज अलग करने पड़ेंगे। अगेन फिर आपका रिपीटेटिव पॉइंट यहाँ पे शुरू होते हैं कि आपका नेगेटिव कैश फ्लो चल रखा है, सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन, यानी कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे बिक नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे आपकी सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन है, कंपटीशन बन गया, तो वही अगेन पॉइंट्स यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि रिपीट हुए हुए, आप जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे हो, आपके जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो डिट्रॉइट हो रहे हैं, पैसा नहीं है, आप जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपको जो एक बेटर अल्टरनेटिव दिख रहा है करके यार इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो मैं यहाँ पे पैसा क्यों, मतलब मेरा अगर मेरे को पता है पैसा इन्वेस्ट करके किसी दूसरी जगह ज़्यादा बन सकता है, तो मैं वही डालूंगा ना जहाँ ज़्यादा पैसा बन सकता है। एग्जिस्टिंग जगह मेरा पैसा उतना नहीं बनना, मेरे को पता है एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है, वहाँ पे पैसा मेरा ज़्यादा बन सकता है, तो मैं इस बिजनेस से पैसा निकाल के उस बिजनेस में डालूंगा जहाँ पे पैसा ज़्यादा बन सकता है, तो मेरे को एक बेटर अल्टरनेटिव दिख रहा है, तो मैं वहाँ पर जो है यहाँ पे उस पर स्विच ज़रूर करूँगा सर। तो ये तो हो गया था डाइवेस्टमेंट के रीजन। अब अपन आते हैं टर्न अराउंड या फिर रिटेंचमेंट के रीजन क्या रहेंगे। अगर मेरे को टर्न अराउंड करना है, रिटेंचमेंट करना है, तो उसके क्या रीजन रहेंगे। अगेन वही सेम रीजन रहेंगे कि पहला आपका जो है यहाँ पे डिफरेंट रीजन रहेगा थोड़ा सा कि मैनेजमेंट की इच्छा नहीं है। थोड़े से यहाँ पे पॉइंट्स ट्विस्ट एंड टर्न, थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे अलग है टर्न अराउंड या फिर रिटेंचमेंट के रीजन के अंदर में, कि सबसे पहला मैनेजमेंट की इच्छा नहीं है बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, मैनेजमेंट को इच्छा नहीं है कि वो आगे फर्दर बिजनेस को कंटिन्यू करे। दूसरा, उनको लग रहा है कि बिजनेस जो है हमारा और भी अच्छे तरीके से चल सकता है अगर हम इस बिजनेस को ना चलाए तो, यानी कि मेरे को पता है करके यार ये मेरा मतलब ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, कि यार मेरे को ये चीज़ जो है यहाँ पे करने में जो है दिक्कत आ रही है, मैं इस चीज़ को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा है जो कि उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो हम क्यों उस चीज़ का कंट्रोल लेकर रखें जब जो कोई और उसका कंट्रोल, मतलब हम तो नहीं चला पा रहे ना इस बिजनेस को। इन शॉर्ट कहने का बात उनका ये है कि भाई हम चला नहीं पा रहे बिजनेस को, तो हम क्यों चलाएं, कोई और चला सकता है उसको चलाने दो, हम तो नहीं चला पा रहे, हमको तो लॉस हो रहा है, हमारे पास तो इतनी जितनी ताकत थी, जितना लॉस हम लोग झेल सकते थे उतना हमने झेला, अब ज़्यादा हम लोग झेल नहीं सकते, तो हमको लग रहा है कि बिजनेस को जो है हम लोग और भी अच्छा बना सकते हैं अगर हम उसको ना चलाए, कोई और उसको चलाएगा, कोई और कंपिटेंट बंदा है उसको चलाएगा तो अच्छी बात है, हम चलाएंगे तो ये बिजनेस तो नहीं चल पाएगा। अगला आपका जो है आपका वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट होने वाला है कि बिजनेस जो है मिसमैच प्रूफ हुआ, आप जो आपकी कंपनी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाए, नेगेटिव कैश फ्लो हो रखा है, सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे हो, बेटर अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट यहाँ तक के कोई भी दिक्कत आई नहीं रहेगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स वाला जो है यहाँ पे खत्म किया। दो स्ट्रैटेजीज इसके अंदर अपन ने जो है अभी तक देखी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड या फिर रिटर्नमेंट स्ट्रैटेजी, जो भी आप बोलना चाहो वो अपन ने देखा। मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने जो है वापस थोड़ा सा टाइम लगा करके उसको जो है यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। आज के लेक्चर के अंदर सर अपने को जो है अभी नया टॉपिक शुरू करना है, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस वाला। ओके सो सर नया जो हमारा जो पार्ट होने वाला है शुरू, वो है स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस का। सर स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को मैं समझाता हूँ कि इसके अंदर अपन सर देखने क्या वाले हैं सर। इसके अंदर सर मैं आपको बताता हूँ बेसिक, पहले अपना इसको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस कंसेप्ट के अंदर अपने को समझना क्या है, आखिरी कंसेप्ट है, फिर अपना जो है चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। अब सर आप समझो बिजनेस है, बिजनेस के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, तो अपन जब एक बिजनेस के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं तो अपन उसको बोलते हैं कि बिजनेस के प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो उस बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर आपको एक साथ रिफर करना है तो आप बोलते हो कि यार एक पोर्टफोलियो है मेरे पास, प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, यानी कि मेरे पास उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना। इसके एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको कुछ। तो सर अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो सर, ये है मेरे पास आईटीसी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। आईटीसी करके आपको कंपनी पता है, काफ़ी फेमस कंपनी है, सिगरेट वगैरह बनाती है, तुमको पता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है सर, आटा बनाती है, बिस्किट्स बनाती है, शैम्पूज़ बनाती है ना, चिप्स बनाती है, परफ्यूम्स बनाती है, बहुत सारे इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। और इस पूरा प्रोडक्ट को अगर आप एक साथ देखोगे तो ये प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो इसके सामने आप आपके स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा, ये आईटीसी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो इसमें से आईटीसी के लिए सर एक चैलेंज है यहाँ पे कि आईटीसी कैसे पता चले कि कैसे पता करे कि कौन सा उसका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा एक उसका प्रोडक्ट है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जब आईटीसी को अपने इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहा है ना, तो उसको कुछ एनालाइज करने के लिए हमको टूल्स देने पड़ेंगे, उसको कुछ टूल्स देने पड़ेंगे जिससे वो अपने इस पूरे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को ना एनालाइज कर सके। समझ रहे हो ना सर, ये पोर्टफोलियो आपको देखिए, पोर्टफोलियो का मतलब समझ रहे हो ना, पोर्टफोलियो आपके सामने है सर, आपकी कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उसको आप लिस्ट डाउन करो कि यार मेरे पास बिस्किट्स के प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स के अलग अलग ब्रांड्स है, आटा बनाने के अलग प्रोडक्ट्स है, आटा बनाने का एक प्रोडक्ट है मेरे पास, आटे के अलग अलग ब्रांड्स है,
चिप्स बनाने के मेरे पास प्रोडक्ट है, चिप बनाने के अलग अलग ब्रांड्स है ना, मेरे पास जूसेस बनाने के लिए ब्रांड्स है। तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीन पे फोटो है, जूम वगैरह करके भी देख सकते हो, यूट्यूब पे फीचर है, तुम जूम भी कर सकते हो उसको। तो ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। अब आईटीसी को क्या करना है, आईटीसी को इस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है, इसको देखना है करके यार मेरा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसको मैं बंद करूँ, या फिर जिसके ऊपर मेरे को कैसे इंप्रोवाइज करना है, कैसे मेरे को ध्यान देना है, कैसे मेरे को मार्केटिंग करनी है ना, कहाँ मेरे को मार्केटिंग करनी है, कौन सा मेरा कंज्यूमर का टारगेट मार्केट रहेगा, कैसे कंज्यूमर को मेरे को जो है यहाँ पे अट्रैक्ट करना है इन प्रोडक्ट्स की तरफ, है ना, कैसी एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा, कैसे मैं उसकी पैकेजिंग करूँगा, ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी है ना। तो आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट आपने निकाल ली, ये सारे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आपका बन गया। इस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को आपको एनालाइज करना है, आईटीसी को इसको एनालाइज करना है, इस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए आईटीसी को कुछ टूल्स तो देने पड़ेंगे अपने को। आईटीसी के पास कुछ टूल्स तो होने चाहिए जिसकी मदद से वो ये इस पोर्टफोलियो को जो एनालाइज कर पाए, इस पोर्टफोलियो को समझ पाए, है ना। तो आईटीसी को आपको कुछ टूल्स देने पड़ेंगे, आईटीसी को कुछ टूल्स देंगे हम लोग, जिसकी मदद से वो अपने पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड कर सकती है, एनालाइज कर सकती है, समझ सकती है, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बना सकती है, और अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती है, अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ा सकती है, अपने ग्रोथ अचीव कर सकती है। बेसिकली अगर अपन प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर ला रहे हैं, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अपन बेच रहे हैं, तो क्यों बेच रहे हैं, ताकि अपन उससे प्रॉफिट कमा सके, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी हो सके, उसको ग्रोथ मिल सके। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि यार अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने को ग्रो करवाना है, ग्रोथ अपने को चाहिए, अपने को ग्रोथ अचीव करनी है। तो अगर अपने को ग्रोथ अचीव करनी है तो उसके लिए अपने को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, है ना। अब स्ट्रैटेजीज आप कैसे बनाओगे, क्या स्ट्रैटेजीज बनाओगे, उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में तो पता होना चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में तो पता होना चाहिए। जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, तब आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे, है ना। और उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको ग्रोथ अचीव होगी, है ना। तो इसके लिए इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझना पड़ेगा, ये देखना है कि कैसे आपका प्रोडक्ट ग्रो करेगा आगे जाकर के, क्या आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास दी गई है, जिन चीज़ों को, जिन मैट्रिक्स को अपन यूज़ करके, जिसके बेसिस पे अपन थोड़ा क्लासिफिकेशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे, उससे अपने को समझ में आएगा कि कैसे अपने को ग्रोथ मिलेगी, कितनी ग्रोथ अभी अपने को मिल रही है, आगे कितनी मिलेगी। वो सारी चीज़ें अपन समझ पाएंगे और अपन जो है अपने बिजनेस को जो है और भी जो है अच्छी तरीके से चला पाएंगे सर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। टेक्स्ट में अपन आते हैं अपने नोट्स की तरफ। सबसे पहला जो अपने पास मैट्रिक्स आ रहा है वो है एंसुफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, है ना। कि आपके प्रोडक्ट को अगर अपने को देखना है, कि प्रोडक्ट को अपने को देखना है कि प्रोडक्ट जो है कैसे अपने को जो है ग्रोथ अचीव करवाएगा, तो उसके लिए एंसुफ ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है। स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं है, ये स्ट्रैटेजी हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, चार आपके यहाँ पे जो है यहाँ पे मैट्रिक्स, बेसिकली आपको जो यहाँ पे चार तरीके की स्ट्रैटेजीज आप एक तरीके से कह सकते हो एंसुफ ने आपको बताई हुई है, कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है ना, आपके प्रोडक्ट को आपको अच्छे तरीके से आपके कस्टमर तक पहुंचाना है, तो वही चार स्ट्रैटेजीज आपको एंसुफ ने दी है। बोला भाई ये चार स्ट्रैटेजीज आप अपनाओ, इन चार स्ट्रैटेजीज को अपना करके आप जो है ग्रोथ को अचीव कर पाओ। ये सर, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, चारों स्ट्रेटजीज पे अपन ने ऑलरेडी अच्छा खासा पहले डिस्कशन कर लिया है ना। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर अपने को पता है करके अपना प्रोडक्ट वही एग्जिस्टिंग रहता है ना, और वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपन एग्जिस्टिंग कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसको बेचते हैं, है ना। ना ही अपना कोई प्रोडक्ट ज़्यादा कुछ खास चेंज होता है, ना ही अपना कस्टमर कुछ खास चेंज होता है। अगर अपन यहाँ पे जो है आईटीसी की अपन बात करें, है ना, आईटीसी का आप देख सकते हो सर, अपना आईटीसी का कोई कुरकुरे वगैरह है, चिप्स वगैरह भी मैं देख सकता हूँ, बिंगो वगैरह है, बिंगो मैड एंगल्स वगैरह है। तो आईटीसी को क्या करना है, बस आईटीसी क्या करेगा, थोड़ी सी उसकी पैकेजिंग चेंज करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा और इसको जूम करूँ, जूम होता है क्या, हाँ ये देखो, अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इस बिंगो के बारे में, है ना, चिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो बिंगो के चिप्स के पैकेट को जो है आईटीसी ने थोड़ा सा कलर का जो है इसका थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। से फॉर एग्जांपल ये रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है, आईटीसी ने इसके बदले जो है रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन करके एक पैकेट निकाला। बिंगो वही है, टेस्ट भी वही है ना, थोड़ा सा उसने नाम शायद थोड़ा बहुत चेंज किया रहेगा, है ना। लेकिन अपने को पता है कि अंदर का जो मसाला वगैरह कुछ अपन ने खास बदला नहीं है, बाहर की थोड़ी सी पैकेजिंग बदली है ना। कस्टमर अपना वही रहेगा, जो पहले बिंगो कंज्यूम करता था कस्टमर, आज भी वही बिंगो कस्टमर कंज्यूम करने वाला है ना। थोड़ा सा बस उसको अपील करने के लिए अपन ने जो है पैकेजिंग चेंज कर लिया, थोड़ा सा वो अट्रैक्ट हो जाए, अपन ने चेंज कर लिया है। प्राइसिंग में हो सकता है अपन जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करे, है ना। अपने को पेनिट्रेट करना है मार्केट के अंदर, अपने को घुसना है। अपन देख रहे हैं यार बाकी सारे भी कस्टमर जो बाकी सारे भी जो मेरे कंप्यूटर है चिप्स के, वो 10 रुपये का पैकेट बेच रहे हैं ना। जो ये पैकेट है ना, नॉर्मली सब लोग जो है इतनी क्वांटिटी 10 रुपये के अंदर बेच रहे हैं, मैं वही सेम क्वांटिटी जो है से फॉर एग्जांपल 5 रुपये में बेचना शुरू कर देता हूँ, है ना। तो मैं प्राइसिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगा, प्रोडक्ट मेरा वही रहेगा, कस्टमर मेरा वही रहेगा, और मैं मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करूँगा। ऑलरेडी अपन ने ये चीज़ को समझा हुआ है ना।
आपके मॉड्यूल के अंदर गुची का एग्जांपल जो है इंस्टीट्यूट वालों ने दिया है, तो देख लेते क्या है एग्जांपल। मैंने भी आपको दिया गुची का, देखते थे क्या मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल दिया गुची का। गुची लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है, सबको पता है। सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन यूरोपियन मार्केट्स विद न्यू डिजाइन्स इस मार्केट पेनिट्रेशन। क्या कर रही है, अपने यूरोपियन मार्केट के अंदर जो है अपने जो नए डिजाइन जो है वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। बेसिकली कस्टमर वही है, लग्जरी ब्रांड है ना, लग्जरी कस्टमर को ही वो लोग टारगेट कर रहे हैं जो कि लग्जरी की क्लोथ्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, और अपने वही कपड़े जो है आपके जो हाई जो रिच लोग हैं उनको जो है वो लोग गुची जो है बेच रहे हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर उसको उन्होंने रखा हुआ है। अगला आता है आपका सर क्या, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा है सर, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर आपकी प्रोडक्ट वही है, बस आप मार्केट कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक अलग नया चैनल खोल सकते हो आपका। पहले सिर्फ ऑफलाइन में आप जो धंधा करते थे, अब आपने ऑनलाइन वाला चैनल भी ओपन कर लिया, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप बेच रहे हो, है ना। तो ये हो सकता है। उसके बाद सर आपने हो सकता है अगर कि पहले आप जो है आपके प्रोडक्ट को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपके बच्चों के लिए आप बनाते थे, अब आपने बड़ों के लिए भी बनाना शुरू कर दिया है ना। तो वो एक मार्केट डेवलपमेंट हो गया, बड़ों के लिए भी बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली पहले आप जो है मार्केटिंग जिस तरीके से करते थे उस तरीके से ये लगता था अपने को कि सिर्फ बच्चे ही इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपने मार्केटिंग का कंटेंट चेंज किया और मार्केटिंग के अंदर ये दिखाया गया कि सेम प्रोडक्ट अब बड़े भी कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। कुछ आपने उसके अंदर चेंजेस वगैरह नहीं किए, प्रोडक्ट वही है, बस मार्केटिंग आपने पहले कुछ इस तरीके से की हुई थी कि लग रहा था कि सिर्फ बच्चे ही कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें भी अपन ने नाइकी के जूते वाला एग्जाम्पल अपन ने पहले लिया हुआ था, है ना। तो वो सारी चीज़ें उनको याद रहेगी, अननेसेसरली मैं टाइम वेस्ट करके उसको वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नाइकी का अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि पहले अपन ने सिर्फ नाइकी के जूते को दिखाया था कि अपन वो पहन के भाग सकते हैं, है ना। तो लोग सिर्फ जो रनर लोग थे, जो कि जिनको भागना पसंद था, जो कि जॉगिंग वगैरह करना पसंद है, सिर्फ वो लोग शूज़ वही लोग जो है मेरे शूज़ खरीदते थे। तो मार्केट मेरी लिमिटेड थी, शूज़ वही था, लेकिन अब मैं चाहता था कि मेरी मार्केट बड़ी हो, है ना, मार्केट को मैं अच्छे से और भी बड़ा करूँ मेरी। तो मैंने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट चेंज किया, है ना। मैंने उसको जो है भागने के बजाय अब उसके साथ साथ मैंने जो है नॉर्मली किया बिजनेस में, मतलब कैसे मैं नॉर्मली वॉक वगैरह करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो दिखाया मैंने। कोई स्कूल का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, वो भी पहन के जा सकता है शूज़ को, है ना। तो मैंने वो चीज़ें भी दिखाई, तो लोगों को पता चलने लगा अच्छा सिर्फ ये जूते भागने के लिए काम नहीं आएंगे, ये जूते बाकी नॉर्मल काम के लिए भी आप पहन के जा सकते हो, सिर्फ ये स्पेशल भागने के लिए ही नहीं है कि जब अपन भाग रहे तो ये जूते पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उससे अपने मार्केट जो है थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो वो अपन ने वहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट किया। इंस्टीट्यूट ने देखते अपने मॉड्यूल के अंदर क्या एग्जाम्पल दिया मार्केट डेवलपमेंट के अंदर, तो अगेन गुची का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ कि एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है, सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन चाइनीज मार्केट्स इज मार्केट डेवलपमेंट। पहले वो क्या कर रही थी, सिर्फ यूरोपियन मार्केट में थी, यूरोपियन ओरिजिन की मेरे ख्याल से गुची कंपनी होगी, यूरोपियन मार्केट के अंदर बेच रही है, अपने नए नए डिज़ाइन ला रही है, वही कस्टमर को बेच रही है ना। तो वो आपका जो है मार्केट पेनिट्रेशन होता है। अब गुची ने क्या किया कि भाई अपन यूरोपियन मार्केट के अंदर तो बेच ही रहे, एक काम करते हैं चाइनीज मार्केट के अंदर भी जाकर बेचना शुरू करते हैं। तो वही प्रोडक्ट को वो लोग किधर लेकर गए, अपने वही लग्जरी प्रोडक्ट्स को किधर लेकर गए, चाइनीज मार्केट में भी लेकर गए। तो उन्होंने अपनी मार्केट को बड़ी किया, है ना। पहले सिर्फ यूरोप में बेच रहे थे, अब जो है अभी चाइना में के अंदर भी बेचना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो वहाँ पर जो उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट किया हुआ है। फिर उसके बाद सर आपका आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर सर आपका आप देख सकते हो घर की प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर अपने को पता है घर की अपन क्या करते हैं सर, मार्केट कहीं ना कहीं अपनी वही रहती है, बस प्रोडक्ट के अंदर अपन चेंजेस कर लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट के अंदर अपन ने जो यहाँ पे चेंजेस कर लिया रहता है कि यार अपना जो है मार्केट वही है, कंज्यूमर जो हमारा पहले था, अपन यूरोपियन मार्केट के अंदर बेच रहे तो यूरोपियन मार्केट के अंदर ही अपन बेचेंगे, लेकिन अपना प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा अपन जो है उसके जो है मेजर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, उसके अंदर मेजर कुछ चेंजेस करेंगे, या फिर ऑल टुगेदर कोई नया प्रोडक्ट जो है लेकर के आएंगे और अपने जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर को उसको ऑफर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे गुची का ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है कि एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है, वो अपने कैजुअल क्लोथिंग को जो है यहाँ पे यूरोपियन मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले वो लोग अपने जो लग्जरी क्लोथिंग थी, ये देखना फर्क देख लो, ऊपर के एग्जाम्पल्स पे लग्जरी क्लोथिंग थी, लग्जरी क्लोथिंग थी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने एक नया रेंज लेकर के आया कैजुअल क्लोथिंग का, है ना। लग्जरी क्लोथिंग को हटाया, कैजुअल क्लोथिंग का एक नया रेंज लेकर के आया, लेकिन बेच अभी वही पुराने वाले मार्केट में ही रहे, यूरोपियन मार्केट है ना। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर उन्होंने क्या किया सर, तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सर ऑल टुगेदर उन्होंने जो है यहाँ पे अपने जो है मार्केट भी चेंज कर ली, है ना, और अपना जो प्रोडक्ट भी चेंज करते हैं। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रोडक्ट को चेंज कर रहे थे, मार्केट कहीं ना कहीं अपनी वही रह रही थी। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप क्या करो, मार्केट को भी बदल दो, प्रोडक्ट को भी बदल दो, तो वो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कैजुअल क्लोथिंग बेच रहे हो आप, लेकिन इस बार आप बेचोगे कौन से मार्केट के अंदर, चाइनीज मार्केट के अंदर बेचोगे, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो मेरे ख्याल से एंसुफ का प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा। अपने पास ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है ना, इतने सारे प्रोडक्ट है, अपने को इन प्रोडक्ट को जो है एनालाइज करना है, प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है, समझना है कौन सा प्रोडक्ट अपने को ज़्यादा ग्रोथ दिला सकता है, उसके बेसिस पे अपने को स्ट्रैटेजी बनानी है। एंसुफ ने बोला तुम क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, तो तुम 4 स्ट्रैटेजीज बना सकते हो मेरे हिसाब से ग्रोथ अगर तुमको अचीव करना है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद सर हम लोग आते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ। अगला मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है
एडीएल मैट्रिक्स इसको अपन बोलते हैं आर्थर डी लिटल मैट्रिक्स, है ना। इसका एक दूसरा फुला मतलब पूरा नाम है, फुल फॉर्म इसका है आर्थर, आर्थर डी, ऐसा डी मतलब डी है, डी स्टैंड्स फॉर डी ओनली, और लिटल, एल से लिटल शुरू होता है। तो इसका मैं शायद नोट जब मैं टाइप कर रहा था तो शायद मेरा फुल फॉर्म लिखना रहेगा, लेकिन फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो तुम बोलोगे ये आर्थर डी लिटल मैट्रिक्स एग्जाम में आया, हमको तो सिखाया नहीं भाई ने, है ना। ऐसा नहीं है, एडीएल उसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं अपन, और फुल फॉर्म है उसका आर्थर डी लिटल मैट्रिक्स। अच्छा, आर्थर डी लिटल मैट्रिक्स के अंदर सर क्या होगा सर, अगेन वही है सर, आर्थर डी लिटल मैट्रिक्स के अंदर सर एक आपको आपका यहाँ पे बड़ा सा एक फिगर आप देख पा रहे होगे, है ना। ये फिगर को समझने से पहले अपन जो है नीचे कुछ चीज़ें समझते, वही है सर आपका जो है बेसिकली आप क्या कर रहे हो सर, अब आपकी फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को आप समझोगे, आप ये देखोगे कि भाई फर्म का कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है सर, है ना। अभी आप जो है अभी जो है आईटीसी के पास ये वेरियस बिजनेसेस है ना, अब ये तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, आईटीसी का अगर मैं बिजनेस पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो एक सेकंड बिजनेस पोर्टफोलियो दिखा देते। तो जैसे कि सर आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे मेरे को पता है मेरा फेस कैम नहीं दिखेगा, बट वो थोड़ा सा मतलब अंधेरा हो गया, इसकी वजह से फेस कैम नहीं दिखेगा, बट तुम लोग इधर फोकस करो कंसेप्ट के ऊपर। सर तो अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे जो है आईटीसी का बिजनेस का जो है यहाँ पे मैंने खोला हुआ है कि कितने कितने बिजनेसेस के अंदर जो आईटीसी यहाँ पे जो है ऑपरेट हो रहा है आज की डेट में, कि कितने बिजनेसेस जो है आईटीसी आज के डेट में कर रहा है। तो तुम सबसे पहले देख सकते हो आईटीसी स्टेशनरी का बिजनेस भी कर रहा है, आईटीसी आपका पैकेज्ड फूड्स का बिजनेस भी कर रहा है ना। आईटीसी आपका जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस भी कर रहा है, आईटीसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर में भी है ना। आईटीसी का जो है यहाँ पे एक पर्सनल केयर का भी जो यहाँ पे बिजनेस है, आईटीसी होटल का भी बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, आईटीसी सिगरेट्स का भी बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो आईटीसी आज की डेट में जो यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है आप जो है सिर्फ आपके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे, आपको जो है आपके बिजनेस के पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे एनालाइज करना है, और उसके बेसिस पे भी आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है ग्रोथ के लिए, है ना। तो एडीएल ने क्या बोला, एडीएल ने बोला कर कि हम है ना आपके अलग अलग बिजनेसेस की जो है सिचुएशन देखनी है, उसकी अलग अलग आपके बिजनेसेस की कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखेंगे हम लोग, कि क्या आपके फर्म की अलग अलग बिजनेसेस की कॉम्पिटिटिव पोजीशन बन रही है ना। और उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हैं अपन। सबसे पहले आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन एक हो सकती है कि आप डोमिनेंट पोजीशन में हो सकते हो, है ना। आपकी जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो फर्म है, वो डोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है। डोमिनेंट पोजीशन में होगा इसका मतलब क्या है सर, डोमिनेंट पोजीशन एक कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन है ना। एक ऐसी पोजीशन जिसके अंदर आप बोलोगे करके आपकी एक मोनोपोली चल रखी है, आपकी एक मोनोपोली है ना। एज अ मोनोपोली आप जो है यहाँ पे जो है आपके बिजनेस को चला रहे हो, और कोई कंप्यूटर वहाँ पे है ही नहीं, आप सोल वहाँ पे जो है बंदे हो जो कि बिजनेस कर रहा है, सोल आप एक ऐसे एंटिटी हो जो कि वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑफर कर रहा है, और कोई भी दूसरी एंटिटी या फिर आपकी कोई भी दूसरी फर्म है ही नहीं जो कि आपका प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट या फिर आपका सेम प्रोडक्ट जो है वहाँ पे ऑफर कर रही हो। तो आपका डोमिनेंट पोजीशन एक कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन है ना। इसके अंदर अपन बोलते हैं अगर कि आपके पास एक मोनोपोली आई हुई है, या फिर आपका जो है अपन जो है आपके डोमिनेंट पोजीशन वाली फर्म को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड जो है ये लोग जो है फर्म्स होती है, इनकी लोग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप रहती है, इनके पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है ना। ऐसी फर्म्स जो कि डोमिनेंट पोजीशन में, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जो कि बाकी किसी भी और कंपनी के पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इनके पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है। तो ये लोग जो है उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, कोई भी और इनके साथ आकर के कम्पीट नहीं कर सकता है। इसके लिए लोग एक मोनोपोली पोजीशन में आ सकते हैं। काफ़ी रेयर पोजीशन है ये डोमिनेंट पोजीशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी अचीव कर लेगा, काफ़ी रेयर पोजीशन है ना। तो डोमिनेंट पोजीशन के अंदर सर अगर हम लोग जो है देखें करके डोमिनेंट वाले स्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही होगी, तो डोमिनेंट वाले स्टेज के अंदर आप देख सकते हो सर आपकी जो ग्रोथ है ना, आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम काफ़ी फास्ट हो गई रहेगी। मैं एक बार रुको पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। डोमिनेंट पोजीशन के अंदर सर आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई रहेगी, आप बाकी जो आपके कंपीटर्स है उनके लिए एक बैरियर्स बना सकते हो, और आप जो है एकदम अच्छे से जो है एक्ट कर सकते हो, आप एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है एक्ट कर सकते हो। बेसिकली आप एक लीडर बन जाओगे, वहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। डोमिनेंट पोजीशन रेयर पोजीशन है, एडीएल बोल रहे हैं खैर कि आप आपके फर्म को जो है एनालाइज करो, आपके जितने भी डिफरेंट बिजनेसेस है उनको आप एनालाइज करो, बिजनेस के पोर्टफोलियो को समझो, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना। उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को देखो कि कौन सी वो पोजीशन में, उसके हिसाब से आप उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ तो आपको ग्रोथ अचीव होगी, है ना। तो कौन सी वो पोजीशन के अंदर है, तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला पोजीशन अपने को देखने वाला डोमिनेंट पोजीशन, देखो करके वो डोमिनेंट पोजीशन में है क्या। अगर डोमिनेंट पोजीशन में है तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, है ना। ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, बैरियर्स वो बना पाएंगे और वो एकदम ऑफेंसिवली एक्ट कर पाएंगे, यानी कि कोई भी उनको खतरा नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई भी उनको दिक्कत वहाँ पे आएगी नहीं सर, है ना। तो डोमिनेंट पोजीशन के अंदर सर आपका ये हो रहा है।
है ना। उसके बाद सर आपका जो है ये एम्ब्रॉइक स्टेज पे हो रहा है बेसिकली। अगर आपको अलग अलग स्टेजेस याद होगा ना, यहाँ पर आप देख सकते हो करके आपके जो यहाँ पे पोजीशंस है। अगर आप वर्टिकल पे देखोगे तो आपको आपके पोजीशंस देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, फेवरेबल, टेनेबल। और अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में आपको जो यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे स्टेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी ये पोजीशन हो गई, है ना, ये आपके सारे पोजीशन हो गए, ये आपके कॉम्पिटेटिव पोजीशन हो गए वर्टिकल पे। और ये ऊपर आपके सारे स्टेजेस हो गए। हॉरिजॉन्टल पे अगर आप देखोगे ना तो स्टेज होते हैं, तो अपन देखा ना, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योर स्टेज, और फिर आपका डिक्लाइनिंग स्टेज होता है। तो यहाँ पे स्टेजेस का नाम बदल गया है, एम्ब्रॉयनिक रखा है। एम्ब्रॉयनिक यानी कि आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, है ना। ग्रोथ तो वहाँ पे भी ग्रोथ था अपने जो स्टेजेस प्रोडक्ट का, आपका याद रहेगा ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे लोग बिजनेस लाइफ साइकिल के जैसे देख रहे, उधर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता था, इधर आप बिजनेस लाइफ साइकिल करके भी बोल सकते हो, है ना। तो उधर अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन स्टेज, इधर इनको इधर इधर ये लोग बोल रहे हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेज। उधर अपन ने ग्रोथ देखा था, इधर भी ग्रोथ स्टेज है। फिर मैच्योर, उधर भी मैच्योर स्टेज अपन ने देखा था, यहाँ पे भी अपना मैच्योर स्टेज पे। और उधर अपन ने डिक्लाइन स्टेज देखा था, यहाँ पे अपना एजिंग स्टेज यहाँ पे जो है इन्होंने रखा हुआ है ना। तो हम लोग अलग अलग स्टेजेस के अंदर देख रहे हैं कि क्या हमारी कॉम्पिटेटिव पोजीशन बनेगी। जब इंट्रोडक्शन स्टेज में रहेंगे तो अपन ने देखा ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगी, बैरियर्स वगैरह बिल्ड कर पाएंगे, ऑफेंसिवली एक्ट कर पाएंगे, यानी कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमको किसी से भी खतरा नहीं रहेगा, हम लोग अच्छे से हमारे को जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके जो आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी अगर हमको जो है रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास मुंह तोड़ जवाब रहेगा उसके लिए। उसके बाद सर हमारे ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, डोमिनेंट पोजीशन के अंदर, या अगर हम लोग ग्रोथ स्टेज में आके देखें तो ग्रोथ स्टेज के अंदर अगेन वही फास्ट ग्रोथ होगी, हम लोग कॉस्ट लीडर बन जाएंगे, है ना, हमारे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, हम लोग कॉस्ट लीडर बन जाएंगे। हम लोग जो है हमारे पोजीशन को अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे, जो भी हमारी पोजीशन है हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, टेक्नोलॉजिकल लीडर है हम लोग, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, तो कोई हम पे जो है अटैक नहीं कर सकता। हम लोग आराम से जो है अगर करते कोई अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो हम लोग डिफेंड कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट वगैरह लो है, कॉस्ट लीडरशिप हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, हम लोग का जो है कॉस्ट काफ़ी कम है। तो वो सारी चीज़ें लेकर हम लोग अच्छे से जो है डिफेंड कर सकते हैं, ऑफेंसिवली एक्ट कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड है, ये तो मैंने आपको बताया। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होगा सर हमारे डोमिनेंट पोजीशन के अंदर, तो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर सर अगेन हम लोग हमारी पोजीशन को सही से डिफेंड कर पाएंगे, कॉस्ट लीडर हम लोग बन गए हैं, ग्रोथ हमारी अच्छी रहेगी, ऑफेंसिवली एक्ट कर पाएंगे। तो वही सेम चीज़ जो ग्रोथ में देखा, मैच्योरिटी के अंदर भी सेम चीज़ है। ये रिन्यू वाले पार्ट को हटा दो, ये रिन्यू वाला पार्ट कुछ नहीं है, मेरे को नहीं पता यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ने क्यों दिया, रिन्यू का कुछ इसमें कुछ संबंध नहीं है सर, तो रिन्यू वाले पार्ट को आप कट करके रख सकते हो। एजिंग स्टेज, डिक्लाइन स्टेज के अंदर सर क्या होगा सर, डिक्लाइन स्टेज के अंदर में भी आप जो यहाँ पे आपकी पोजीशन डिफेंड कर पाओगे, है ना, आपकी पोजीशन अच्छे से आप डिफेंड कर पाओगे, फोकस स्ट्रेटजी की तरफ आप शिफ्ट हो जाओगे। तो याद रखना, ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पे आप कॉस्ट लीडर बन के रहोगे, एजिंग के अंदर यानी कि डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर आप फोकस स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे फॉलो करना शुरू कर लोगे। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे हो सकता है आपको टर्न अराउंड करना भी पड़ जाए, कंसिडर विड्रॉल, यानी कि आप हो सकता है आप डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरफ ऑप्ट कर लो, या फिर हो सकता है आप टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को जो है ऑप्ट कर लो। तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए रहेंगे, जहाँ पे आपको या तो टर्न अराउंड की तरफ जाना पड़ेगा, या तो आपको जो है आपकी डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी की तरफ जाना पड़ेगा। इंडिकेशंस आपको यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज के अंदर डोमिनेंट पोजीशन में आपको जो है पे मिलने शुरू हो चुके रहेंगे, है ना। तो ये वाला एक यहाँ पे बात बनता है सर। तो डोमिनेंट पोजीशन मेरे ख्याल से अपन ने देख लिया। उसके बाद सर आपका अगला पोजीशन आता है स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी जो है अपन बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर सर आपकी क्या सिचुएशन रहेगी अपन देख लेते। बाय वर्च्यू ऑफ दिस पोजीशन द फर्म हैज़ अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। आपके पास एक फ्रीडम है कि जो स्ट्रैटेजी आप चूज करना चाहो आप चूज कर सकते हो, आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो डिफ्रेंशिएशन करो, कॉस्ट लीडर बनना चाहते हो कॉस्ट लीडर बनो, फोकस स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो फोकस स्ट्रैटेजी अपनाओ, आपके पास पूरा फ्रीडम है, जो स्ट्रैटेजी आपको पसंद है वो स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे अपना सकते हो। एंड इज ऑफन एबल टू एक्ट विदाउट इट्स मार्केट पोजीशन बी अनड्यूली थ्रेटन बाय इट्स कंपटीटर। आप जो है कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है ऑप्ट कर सकते हो, जो स्ट्रैटेजी आपकी इच्छा है वो स्ट्रैटेजी आप चुन सकते हो, और आपकी जो है आप जो है आपके जो है मार्केट पोजीशन को जो है यहाँ पे बचा करके चल सकते हो, आपका मार्केट शेयर जो है यहाँ पे आप जो है बचा करके चल सकते हो। स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आपका मार्केट शेयर आसानी से जाएगा नहीं, आप जो है उसको अच्छे से रिटेन करके जो है चल सकते हो सर। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर सर हम लोग देख लेते हैं अपने मैट्रिक्स में ऊपर आ जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर सर हमारे अलग अलग स्टेजेस के अंदर क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर सर अगर अपन इंट्रोडक्शन स्टेज में देखें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपन जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को अच्छे से, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, ग्रोथ स्टेज के अगर अंदर हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हमारे प्रोडक्ट को, कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी, और हम लोग जो है छोटी छोटी जो फर्म्स रहेगी ना उनके ऊपर हावी हो पाएंगे, उनके ऊपर हम लोग अटैक कर पाएंगे, छोटी छोटी जो फर्म्स रहेंगे उनके ऊपर अटैक करके उनको हम लोग हमारे इंडस्ट्री से बाहर भगाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर ग्रोथ स्टेज के अंदर अपने को ये देखने को मिलेगा। मैच्योर स्टेज के अंदर अगेन वही कॉस्ट हमारी कम होगी, यहाँ पे हम लोग फोकस स्ट्रैटेजीज की तरफ भी जा सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन की तरफ भी जा सकते हैं, और इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे रहेंगे। एजिंग स्टेज के अंदर डिक्लाइन स्टेज के अंदर अगेन अपने को एक नीश ढूंढना पड़ेगा, है ना, उस नीश को अपने को होल्ड करना पड़ेगा,
और हार्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि जितना भी अपन ने अभी तक एक्सपर्टीज़ जो है उसके अंदर जो है वहाँ पे अचीव कर लिया है, उस एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके जितना भी अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन जो है निकाल सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना यहाँ पे जो प्रॉफिट अपन निकाल सकते हैं वो अपने को निकालने की कोशिश करनी है। हार्वेस्ट बेसिकली आप जो है आपका जो है एक बार फसल उग जाता है, आपके जो क्रॉप्स एक बार उग जाते हैं तो आप उसको कट करते हो, वो कट करने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं हार्वेस्ट कर दिया, कि अपन ने पहले क्रॉप लगाया, क्रॉप जो है ग्रो हुआ और ग्रो करने के बाद अपन उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो आपने वैसे ही जो है पूरी तरीके से एक्सपर्टीज वहाँ पे गेन करी, उस नीश को आपने ढूंढा, उस नीश को होल्ड किया, एक्सपर्टीज आपने गेन करी। अब उस एक्सपर्टीज को यूज करते हुए जितना प्रॉफिट आप निकाल सकते हो उतना प्रॉफिट आप निकाल लो, हार्वेस्ट कर लो। तो स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आपका जो एजिंग स्टेज है, आपका डिक्लाइन स्टेज है, उसके अंदर अपने को ये सिचुएशन बनते हुए देखने को मिलने वाली है सर। आगे आते हैं सर, आगे अपन देखते हैं फेवरेबल। हमारे पास अगली जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन आ रही है ना, हमारे फर्म जिस पोजीशन में हो सकती है वो आ रही है फेवरेबल। फेवरेबल के अंदर क्या हो रहा है सर, फेवरेबल की पोजीशन में अंदर आप देख सकते हो सर, जनरली कम्स अबाउट व्हेन द इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड। जब आपकी इंडस्ट्री में जो है ना कोई मतलब आपकी इंडस्ट्री के अंदर पूरी इंडस्ट्री मतलब आप बोल सकते हो बिखरी हुई है, फ्रैगमेंटेड यानी कि पूरी बिखरी हुई इंडस्ट्री है ना। कोई भी वहाँ पे जो है एक लीडर नहीं है इंडस्ट्री का, है ना। सारे जो फर्म्स है यहाँ पे जो है एक ही लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं, आप ये बोल सकते हो करके एक ही लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं, कोई भी ऐसे क्लियर एक लीडर बन करके नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हो फेवरेबल एक बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन वाली पोजीशन है, जहाँ पे कोई भी एक क्लियर लीडर नहीं है कि यार ये एक फर्म है जो कि लीड कर रही है, ये फर्म है जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं है। सभी फर्म्स जो है डिसेंट परफॉर्म कर रही है, ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, इंडस्ट्री बिखरी हुई है ना। यहाँ पे कोई भी एक क्लियर कॉम्पिटिटर आपको दिखेगा नहीं, है ना, कोई भी क्लियर कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट करके यहाँ पे आएगा नहीं। रिजल्ट यहाँ पे ऐसा होगा कि मार्केट लीडर्स यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे होंगे नहीं, और जो भी फर्म रहेगी उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फ्रीडम रहेगा, जो स्ट्रैटेजी वो चूज़ करना चाहते हैं अगेन वो चूज़ कर सकते है सर। तो फेवरेबल पोजीशन के अंदर सर अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर अपन ने चीज़ें देखी कहीं ना कहीं वो भी फेवरेबल के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखते हो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर, एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर, तो अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, फोकस स्ट्रैटेजी भी अपन जो है फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने को डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी करना है तो डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी अपन जो है फॉलो कर सकते हैं। ग्रोथ अपने को काफ़ी अच्छा मिलेगा, फोकस कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर, डिफेंड आप जो अच्छा कर पाओगे ग्रोथ स्टेज के अंदर। आपके फेवरेबल पोजीशन अगर आपके पास है, ग्रोथ स्टेज में हो और आपके पास फेवरेबल पोजीशन है, तो आप डिफेंड भी अच्छे से कर पाओगे। और मैच्योरिटी स्टेज के अंदर सर अगर आप फेवरेबल पोजीशन में हो तो आप फोकस बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, डिफरेंशिएशन आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। हार्वेस्ट अपन ने करना चाहिए अगर अपने पास जो है एक्सपर्टीज़ आ चुकी है, अपन ने नीश वगैरह ढूंढ लिया है, उसके अंदर अच्छी एक्सपर्टीज़ आ चुकी है, तो उससे अपने को मैक्सिमम बेनिफिट जितना अपन खींच सकते हो वो खींचना शुरू कर लेना चाहिए, वो अपन खींच सकते हैं, इसका ये भी मतलब हो सकता है। टर्न अराउंड भी आप जो है अगर आपको लग रहा है टर्न अराउंड, अगर आपको टर्न अराउंड के इंडिकेशन दिख रहे हैं तो आपको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। ग्रोथ आपकी अगेन यहाँ पे डिसेंट रहेगी और स्मॉलर फर्म को आप जो अटैक करके वहाँ से बाहर निकाल सकते हो। छोटी छोटी फर्म जो भी आपको दिख रही है, वैसे तो ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि कंप्लीटली कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा फर्म है, एक हाथ दो छोटी फर्म हो सकती है फेवरेबल पोजीशन में। अगर आपकी फर्म खड़ी हुई है तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि आपसे भी नीचे कोई फर्म होगी, तो उन फर्म्स को आप टारगेट करके, छोटी फर्म्स को टारगेट करके आप जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो सर। डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर वो ये अपने हार्वेस्ट करना है जो भी एक्सपर्टीज़ आपके पास आ चुकी है, जो भी आपने यहाँ पे जो है आपकी एक्सपर्टीज़ अचीव कर ली है आपने, उससे आपने मैक्सिमम बेनिफिट खींचना है। और टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के इंडिकेशंस आपको जो है मिलने शुरू हो चुके रहेंगे, तो आपने टर्न अराउंड जो है यहाँ पे करने की कोशिश करनी है अगर आप फेवरेबल पोजीशन में हो और आपका स्टेज जो है वो डिक्लाइन स्टेज चल रहा है। अगला आपका जो कॉम्पिटेटिव पोजीशन आ रहा है वो आ रहा है टेनेबल। टेनेबल के अंदर सर क्या हो रहा है, तो ऑल द फर्म्स विद इन द कैटेगरी आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। अगर आपकी आपकी जो फर्म है वो जो है सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर रही है, सेटिस्फाई कर पा रही है अपने जितने भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स है, जो भी उनके गोल्स है, सेटिस्फाई कर पा रही है, डिसेंट परफॉर्म कर रही है, ज़्यादा भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बुरा कर रही है फिर ज़्यादा अच्छा कर रही है, डिसेंट परफॉर्म है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म है, एंड कैन जस्टिफाई स्टेइंग इन द इंडस्ट्री। वो लोग जो है जस्टिफाई कर पा सकते हैं अपने आप को कि यार हम लोग का इंडस्ट्री में रहना हक बनता है, हम लोग भी इंडस्ट्री में रह सकते हैं, हम लोग भी जो है अच्छे से कम्पीट कर सकते हैं, ये जो है वो जस्टिफाई करेंगे। दे आर जनरली वल्नेबल इन द फेस ऑफ इंक्रीज कंपटीशन। अगर कंपटीशन बढ़ा तो ये पहली फर्म्स होगी जो कि इंडस्ट्री से बाहर निकलेगी, है ना। कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन स्ट्रांग हुआ, तो ये जो फर्म्स है जो कि टेनेबल पोजीशन में आ रही है, जो कि टेनेबल कॉम्पिटेटिव पोजीशन में आ रही है, ये फर्म्स वो फर्म्स होगी जो कि पहले इंडस्ट्री से जो है आउट होएगी, पहले इंडस्ट्री से बाहर निकलेगी, है ना। ये टेनेबल क्योंकि पोजीशन की जो है यहाँ पे एक आप कह सकते हो यहाँ पे डीमेरिट है कि अगर आप टेनेबल पोजीशन के अंदर हो, कंपटीशन बढ़ता है, तो आप जो है सबसे पहली फर्म होगी जो कि इंडस्ट्री से बाहर निकलेगी। फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोएक्टिव कंपनीज इन द मार्केट। जो भी स्ट्रॉन्गर कंपनी है वो आपको आसानी से जो है बाहर जो है गेम से निकालेगी, आपके जो इंडस्ट्री है उससे निकाल देगी। तो यहाँ पे आप आपको देखने को मिल सकता है
है करके यहाँ पे अगर आप टेनेबल पोजीशन में हो तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपके साथ क्या सिचुएशन होगी, तो आप इंडस्ट्री के अंदर जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे रहोगे। फोकस स्ट्रैटेजी की तरफ आप जो है जा सकते हो। आपको यहाँ पे जो है एक नीश को जो है अपना होल्ड करके रखना है। टर्न अराउंड के इंडिकेशंस भी आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। ग्रोथ वाले स्टेज के अंदर में ही आपको टर्न अराउंड के इंडिकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। फोकस स्ट्रैटेजी की तरफ आप जा सकते हो। इंडस्ट्री के अंदर आप ग्रो भी कर सकते हो, या फिर आपको जो है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करके विड्रॉ भी करना पड़ सकता है सर। तो ग्रोथ स्टेज के अंदर अगर आप टेनेबल पोजीशन के अंदर हो तो मल्टीपल सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। एक तो पहले आप नीश को आपके होल्ड करके रख सकते हो, दूसरा आपको टर्न अराउंड के इंडिकेशन मिलने शुरू हो सकते हैं, तीसरा आप जो है यहाँ पे फोकस स्ट्रैटेजी की तरफ भी जा सकते हो। अगर फोकस स्ट्रैटेजी की तरफ आप जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ भी जो है इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकता है। और लास्ट, अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो तो आपको जो है विड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी की तरफ आपको जाना पड़ेगा सर। टेनेबल पोजीशन को देखते हुए अगर अपन मैच्योर स्टेज के अंदर जाए, मैच्योरिटी स्टेज के अंदर जाए, तो आपको टर्न अराउंड के इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। नीश को आपको होल्ड करके रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर आप जो है यहाँ पे नीश को होल्ड नहीं कर पाते हो तो अगेन वही आपको डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा सर। एजिंग स्टेज के अंदर सर अगर आप टेनेबल पोजीशन में हो तो आपको डाइवेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन जो है और यहाँ पे बचेगा नहीं। लास्ट जो हमारी कंपेटिटिव पोजीशन आ रही है वो आ रही है सर वीक पोजीशन के अंदर, कंपेटिटिव पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है सर, तो वीक कंपेटिटिव पोजीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स इन दिस इंडस्ट्री इन दिस कैटेगरी इज जनरली अनसेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे अपन ने देखा था टेनेबल के अंदर सेटिस्फैक्ट्री तो थे, डिसेंट परफॉर्म तो कर पा रहे थे, वीक के अंदर आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो। ऑल्दो द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट डू एग्जिस्ट, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप परफॉर्म इसीलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उसको अच्छे से रिडीम नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने सही तरीके से अपॉर्चुनिटी को रिडीम कर लिया तो आप भी ग्रो कर सकते हो, तो आप भी आपकी पोजीशन को इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो वीक पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है सर, अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप जो है डिसेंट भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, डिसेंट से भी खराब परफॉर्मेंस आपका है, आप जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वीक पोजीशन यहाँ पे आपकी रहती है सर। तो मेरे ख्याल से वीक पोजीशन लास्ट हमारी पोजीशन बनती है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं अलग अलग स्टेज के अंदर क्या सिचुएशन अपने को देखने को मिलने वाली है। वीक पोजीशन के अंदर सर अगर आपको शुरू से ही एक नीच ढूंढना पड़ेगा, आपको जो है कोशिश करनी है कि आप जो है आपके बाकी फर्म्स के साथ जो है कम्पीट करने की ट्राई करो, है ना, और इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ अचीव करने की जो है आप कोशिश करो। ग्रोथ स्टेज के अंदर सर अगर आप वीक पोजीशन के अंदर हो तो ग्रोथ स्टेज के अंदर आपको जो है यहाँ पे टर्न अराउंड करना पड़ सकता है, आपको जो है यहाँ पे डाइवेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है, आपको जो है यहाँ पे जो है नीश ढूंढने की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। आप जो है अगर वीक पोजीशन के अंदर हो तो ज़्यादा बड़ी आपके पास मार्केट होगी ना, आपके पास एक छोटा मोटा कोई नीश रहेगा, वो नीश पे अगर आप ध्यान देते हो, फोकस कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको टर्न अराउंड या फिर डाइवेस्टमेंट करना पड़ सकता है ग्रोथ स्टेज में ही। और अगर आप मैच्योरिटी स्टेज तक जाते हो तो वहाँ पे तो आपके पास दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको जो है यहाँ पे डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड एजिंग स्टेज की तो बात उठती नहीं है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज में बाहर निकल गए रहोगे, है ना। अगर मैच्योरिटी स्टेज में बाहर नहीं निकलते हो तो आप जो है यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर जो है यहाँ पे विड्रॉ कर लोगे, यानी कि डाइवेस्टमेंट कर लो। ये सर, तो वीक के अंदर अगर आप वीक कॉम्पिटेटिव पोजीशन में हो तो ज़्यादा कुछ ग्रोथ करने के यहाँ पे आपके पास चांसेस नहीं बनते, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब अगर आप डोमिनेंट पोजीशन के अंदर हो तो आप एक सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो, जहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग के अंदर थोड़े से ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, फेवरेबल के अंदर स्ट्रॉन्ग के कंपेरेटिव में और चांसेस कम हो जाते हैं, और टेनेबल के अंदर फेवरेबल के कंपैरिजन में और चांसेस कम हो जाते हैं, और वीक के अंदर टेनेबल के कंपैरिजन में और भी चांसेस जो है कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप रेड फ्लैग देख रहे हो ना, ये जितने भी आपके पास, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो जितने भी आप ये देखो रेड वाले फ्लैग देख रहे हो ना, ये रेड वाले, ये जितने भी रेड वाले सर्कल्स है, इधर आपकी ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं होने वाली है ना। इधर आपकी ग्रोथ तो जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये स्टेज के अंदर अगर आप उस पोजीशन में हो तो उधर तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होने वाली है। सिर्फ एक डोमिनेंट एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हर एक स्टेज के अंदर आपकी ग्रोथ जो है यहाँ पे होने वाली है। स्ट्रॉन्ग के अंदर थोड़ी सी आपकी जो है लास्ट आपकी जो मैच्योरिटी स्टेज, आपका जो डिक्लाइन स्टेज आता है, उसके अंदर डाउटफुल हो जाएगी। ऑरेंज वाली जो कैटेगरी है ना, ऑरेंज वाली कैटेगरी आपकी थोड़ी सी डाउटफुल कैटेगरी है, ग्रोथ अचीव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, है ना, वो डाउटफुल वाली कैटेगरी है। जितने भी ये रेड वाले आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, रेड वाले कॉलम देख रहे हो ना, यहाँ पे तो बात पक्की है कि आप ग्रोथ अचीव कर ही नहीं पाओगे। ऑरेंज वाली या कैटेगरी के अंदर आप जो है यहाँ पे ग्रोथ जो है डाउटफुल है, अचीव कर भी सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर लिए, नीश वगैरह ढूंढ ली, आपने आपका जो है अच्छे से स्ट्रैटेजी बना लिया, तो आप जो है यहाँ पे ग्रोथ अचीव कर सकते हो। और जितने भी ग्रीन वाले ब्लॉक्स है, उन वाले स्टेजेस के अंदर तो आप ग्रोथ अचीव करोगे ही करोगे, ये बात पक्की है
है ना, ये बात तय है, ये बात कंफर्म है कि आप ग्रीन वाले कॉलम्स के अंदर जो सिचुएशन बन रही है उधर तो आपकी ग्रोथ जो है आपको मिलने ही वाली है। बाकी जो रेड वाले में उधर बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऑरेंज वाले के अंदर डाउटफुल है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, आपके पूरे कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा सर। तो मेरे ख्याल से 2 मैट्रिक्स आज के अंदर अपन ने जो है देखे। अगर अपने को आपके प्रोडक्ट को जो है समझना है, अपने आपके जो बिजनेस है उसको समझना है और आपको ग्रोथ अचीव करनी है, तो ग्रोथ अचीव करने के लिए अलग अलग मैट्रिक्स है, अलग अलग आपकी सिचुएशन से आपको समझनी है, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। एनसूफ ने आपको डायरेक्टली 4 स्ट्रैटेजी बताई। उसके बाद एडीएल के अंदर आपको जो है अलग अलग हमने पोजीशन बताई, उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बताया कि अलग अलग स्टेजेस पे अपन ने क्या करना चाहिए, है ना, कौन सी स्ट्रैटेजी अपन ने लगानी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी हमने आपको बताई। उसके बेसिस पे हमने आपको बताया ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन से स्टेज पे क्या होगा आपके साथ, वो अपन ने देखा एडीएल मैट्रिक्स के अंदर। कल अपने पास और भी कुछ मैट्रिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि एक बीसीजी मैट्रिक्स है, वो अपने को कल देखना है। और उसके बाद एक अपने पास जो है जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स है, जीई मैट्रिक्स इसको अपन बोलते हैं, एक ये वाला मैट्रिक्स रहेगा। तो 2 मैट्रिक्स कल के लेक्चर में अपन देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 अपना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर जस्ट आपका रिवीजन और क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट बचेगा। तो ऑफिशियली आने वाले 2 लेक्चर्स के अंदर आपका जो चैप्टर 4 है वो खत्म हो जाएगा सर। आज के लेक्चर को अपन यहीं पे रोकते हैं। आपको कुछ भी दिक्कत वगैरह आई रहेगी कमेंट वगैरह आप कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के अंदर। कल का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर बीसीजी और जीई मैट्रिक्स जो है अपन डिस्कस करेंगे। अगर मैं जितने भी मैट्रिक्स अपन देख रहे हैं, जितने भी मैट्रिक्स अपन समझ रहे हैं, इन मैट्रिक्स के मदद से अपन जो है यहाँ पे ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। अपनी फर्म जो है अपनी ग्रोथ की तरफ जो है बढ़ सकती है, उसको ग्रोथ अचीव होगी और वो जो है अपने जो गोल्स वगैरह टारगेट्स वगैरह वो अचीव कर सकते हैं इन मैट्रिक्स को देखते हुए। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो वहाँ से आप देख करके जो है बना लो। और मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।